हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि आप अपने म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बुकिंग करके कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो उसी के कुछ आप में से काफ़ी लोगों ने वो वीडियो बहुत पसंद करी, बहुत सारे लाइक्स आए, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के मन में कुछ सवाल थे। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही में इस वीडियो पे मैंने आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, मैंने कुछ रियल लाइफ फंड्स के एग्जाम्पल उसी स्ट्रैटेजी में मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा और आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगा रिटर्न्स का कि एक, जब आप फंड में निवेश रहते हो, एसआईपी कंटिन्यू रखते हो, प्रॉफिट बुक नहीं करते, दूसरा आप प्रॉफिट बुक करके चलते हो, तो आपके रिटर्न्स, एग्जैक्ट रिटर्न्स में कितना डिफरेंस होगा। तो पहले सवालों की बात कर लेते हैं फटाफट। आप में से काफी लोगों ने पूछा निफ्टी पीई रेशो को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ईजी है, आप जस्ट गूगल पे टाइप करो निफ्टी पी रेशो, आसानी से आप देख सकते हो कि आज की निफ्टी पी का रेशो क्या है, आसानी से मिलेगा। कोई लाखों वेबसाइट्स आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें हिस्टोरिकल पी रेशोस भी देख सकते हो आप, तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं देखो फिर आपको बता दूं, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप डेली ट्रैक करो। निफ्टी पी रेशोस बेसिकली आपको देखो, जैसे कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश कर रहे हो या किसी भी इन्वेस्टमेंट में निवेश कर रहे हो तो आपको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए। कम से कम साल भर में एक बार तो आपको देखना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो कैसा काम कर रहा है और उसमें इक्विटी का एलोकेशन कितना है, डेट का एलोकेशन कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल आपका इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंजेस होते रहते हैं एज पर द मार्केट कंडीशन। तो हर साल में एक बार तो रिव्यू करना ही चाहिए, तब आप देख सकते हो कि निफ्टी का पी रेशो कैसा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आपने निवेश करो, आपने 2 महीने बाद देखा, 3 महीने बाद देखा और उसके बेसिस पर आपने प्रॉफिट बुकिंग करा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट में पीई या निफ्टी का जो मार्केट निफ्टी पीई आपका 23 की वैल्यू को क्रॉस करता है, तब आपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए। तो ये ऐसे इंस्टेंसेस बहुत बार नहीं आते, एक 5 साल की साइकिल में बहुत माइन्यूटली आते हैं कि 1-2 बार आपको चांसेस मिल गया। तो ज्यादा आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, आपको 2-3 साल में एक बार प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ऐसा इंस्टेंसेस 1-2 बार ही आएगा। उसके बाद दूसरा सवाल जो है वो है निफ्टी की वैल्यू को, ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा, लाइक भी करा था उस सवाल को, जानना चाहते थे कि एज अ सैलरीड क्लास यार हम ट्रैकिंग करते रहे और डेली ट्रैकिंग करना, ये इट्स नॉट पॉसिबल। ये सवाल बहुत है लोगों के मन में। और फिर वेट करना कि कब निफ्टी का पी बेसिकली 27 पहुंचेगा तब हम प्रॉफिट बुक करें, जब 17 पहुंचेगा तब हम दोबारा स्टार्ट करें। तो आप देखो इसे अपनी तरह से भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रहने दीजिए, लेकिन जो मेन एजेंडा था मेरा वीडियो बनाने का वो यही था कि पीरियडिकली प्रॉफिट जरूर बुक करें। और इसका प्रूफ मैं अभी आपको एक्सेल पे दूंगा। एक्सेल पे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल उसको और डिटेल में समझाऊंगा और आप लोगों के सामने रियल लाइफ फंड्स के एग्जांपल रखूंगा। लेकिन प्रॉफिट बुक करना पीरियडिकली बहुत जरूरी है। चाहे अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रहने दीजिए, एसआईपी कंटिन्यू रहने दीजिए, एसआईपी मत रोकिए, लेकिन पीरियडिकली प्रॉफिट जरूर बुक करिए। प्रॉफिट कब बुक कर सकते हो? जब निफ्टी पी रेशो, जैसे मैंने बताया, आपको 23 की वैल्यू को क्रॉस करता है, 20 और 17 की वैल्यू पे होता है, तो इट वुड बी डिपेंड ऑन योर कस्टमाइजेशन कि आपको कैसे कस्टमाइज करना है। आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना है, एसआईपी रोकना है, इट्स योर चॉइस। तो दोनों तरीके से, हालांकि जब मैं आपको एक्सेल पे समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा मेन एजेंडा यही है कि प्रॉफिट बुक करिए, प्रॉफिट पीरियडिकली बुक जरूर करिए एसआईपी में, आपको ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि कुछ लोगों ने पूछा कि यार अगर हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट लूज कर जाएंगे, या हमें जो कहा जाता है कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा और मनी विल बी आइडल, मतलब पैसा आपका आइडल हो जाएगा। दोस्तों देखो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और हालांकि लोग ये समझते हैं कि जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में जब आप पैसा निवेश करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कंपाउंडिंग है। लेकिन देखो मैं आप लोगों को सामने एक फैक्ट बता रहा हूं, हालांकि इस पे एक सेपरेट वीडियो बनेगी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग ऐसे वर्क नहीं करती है। यानी आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं अगर डायरेक्टली आपको बोलूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का इंपैक्ट आता है। कैसे? देखो इस तरीके से समझा रहा हूं, जब आप एफडी में करते हो तो वहां पे रिटर्न्स फिक्स्ड है। कंपाउंडिंग क्या है? जब आप इंटरेस्ट कमाते हो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमाते हो और वो गारंटीड है। तो इसलिए म्यूचुअल फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, पीपीएफ में आपको कंपाउंडिंग का रिटर्न्स मिलते हैं, कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? जब मार्केट गिरता है तो आप यूनिट्स खरीदते हो, ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो, जब मार्केट बढ़ता है तो आप कम यूनिट्स खरीदते हो। नंबर ऑफ यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर लेते हो फंड की एनएबी से, जो उस दिन की वैल्यू है वो आपकी फंड वैल्यू निकलती है। लेकिन यार ये एनएबी फिक्स तो नहीं है,
ये 10 रुपए की एनएवी 5 भी पहुंच सकती है, 10 रुपए की एनएवी 12 भी पहुंच सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग नहीं होती है, लेकिन कंपाउंडिंग का इंपैक्ट होता है। आप ये नहीं कहोगे कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है कि जब हम देखते हैं ना लॉन्ग टेन्योर में 10-15 साल का, तो किसी साल म्यूचुअल फंड किसी साल आपका स्कीम्स 10% रिटर्न देगा, किसी साल -5 देगा, किसी दिन नेगेटिव भी देगा। तो एक इसका एक एवरेज ले लेते हैं और उस एवरेज का हम एवरेज के बेसिस पर हम देखते हैं कि एनएवी में कितनी ग्रोथ हुई, तो इसलिए हम उसको कंपाउंडिंग बेनिफिट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल कंपाउंडिंग नहीं होती है म्यूचुअल फंड में। हालांकि इस पे एक सेपरेट वीडियो है, यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इस पे कभी अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो कंपाउंडिंग का इंपैक्ट मिलेगा अगर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करोगे, वो मैं आपको अभी वीडियो में एक्सेल में दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों काफी लोगों ने पूछा है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी क्या निफ्टी पी के रेशियोज को, ये जो बेसिकली स्ट्रैटेजी है यानी प्रॉफिट बुकिंग वाला है कॉन्सेप्ट है, वो चलेगा? तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे जो मैंने वीडियो में बताया था वो निफ्टी 50 की पी रेशियोज के बेसिस पे बताया था। यानी निफ्टी 50 बेसिकली आपका बेंचमार्क है लार्ज कैप कंपनीज का। लार्ज कैप कंपनीज आर द स्टेबल कंपनीज, लेकिन स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज का पी रेशियोज यानी वैल्यूएशंस मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा ही रहती है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप्स है बेसिकली वहां पे आपको उनका बेंचमार्क देखना होगा, उसका एवरेज देखना होगा, वहां का पीई देखना होगा। तो निफ्टी 50 की पीई के बेसिस पर आप स्मॉल कैप और मिड कैप पर डिसीजन नहीं ले सकते, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बेंचमार्क अलग है। उसके बाद एग्जिट लोड और टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं लोग कि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो एग्जिट लोड भी लगेगा, टैक्सेशन भी लगेगा। दोस्तों जैसे मैंने एसआईपी का बताया और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको डेली, ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट बुकिंग हर दूसरे महीने करना है, आपको पीरियडिकली 3 से 4 साल में एक ऐसा इंस्टेंसेस आएगा जब आपको प्रॉफिट बुक करना है। जब भी मार्केट का पीई रेशो 23-24 से क्रॉस करे तब आपको क्रॉस करना है। और ऐसा नहीं होगा कि मार्केट का पीई रेशो 23-24 ही रहेगा, वो टूटेगा भी बढ़ेगा भी। तो ये इंस्टेंसेस ऐसे पीरियडिकली इंस्टेंसेस कम होंगे, तो तब आपको करना है। अब देखो एसआईपी के केस में एग्जिट लोड कब लगता है? जब आपकी यूनिट्स जो होती है उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से कम है। जो लास्ट 12 इंस्टॉलमेंट्स होगी ना, सिर्फ उसी पे तो एग्जिट लोड लगेगा, बाकी जो पुरानी एसआईपीस होंगी उन पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो जो 12 महीने की, लास्ट 12 महीने की एग्जिट लोड लगेगा वो कंपैरेटिवली आपके रिटर्न्स के मामले में बहुत कम होगा, बहुत माइन्यूटली होगा। आप रिटर्न ज्यादा करोगे, ये मैंने पूरा बैक टेस्टेड करके देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस पे अलग से मैं सेपरेट नहीं बता नहीं रहा हूं आपको, लेकिन ये मैंने बैक टेस्टिंग करके देखी हुई है कि अगर आप 12 महीने की इंस्टॉलमेंट्स पे एग्जिट लोड भी लगेगा तो भी आप ज्यादा फायदे में रहने वाले हो। उसके साथ में टैक्सेशन की बात, तो देखो इक्विटी में टैक्सेशन लगता है आपका जब अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो जब भी आप 1 साल से बाद अपनी यूनिट्स को बेचते हो तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, अगर वो प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है तो उस 1 लाख से ऊपर वाले प्रॉफिट पर आपको 10% टैक्स लगता है। अब देखो इसे इस तरीके से समझ लीजिए, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपए लगाया और 15 साल बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू मान लीजिए 6 लाख रुपए है, तो अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगना, 4 लाख रुपए पे 10% टैक्स लगना है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग करो, 1 लाख रुपए लगाया, 3 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 2,10,000, चलिए उसकी वैल्यू हो गई 2.5 लाख रुपए, तो एक आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगना, 50,000 रुपए पे टैक्स लगना है। इस तरीके से अगर आप इसे बैक टेस्टिंग करके देखोगे ना तो कंपेरेटिवली प्रॉफिट बुकिंग में आप टैक्स कम पे करोगे। इसको बेसिकली टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बोली जाती है। ये भी एक अलग सेपरेट वीडियो है, अगर मैं सारी चीजें इसी में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये मैंने करके देखा हुआ है बैक टेस्टेड में, या मैंने बैक टेस्टिंग में करके देखा हुआ है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हो तो आपका टैक्स कम लगेगा कंपेरेटिवली अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी इक्विटीज को निकालते हो। तो टैक्स हार्वेस्टिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। जब आप पीरियडिकली अपने प्रॉफिट को बुक करते हो तो आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम होता है या कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, तो आपको टैक्स कम देना होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में निकालते हो तो वहां पर क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा 1 लाख से, तो टैक्स ज्यादा देना होगा। तो अगर आप प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको टैक्सेशन कम लगेगा, चाहे आप खुद एक बार अगर टाइम रहता है आपके पास तो एक्सेल पे कैलकुलेट करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मोर एंड लेस मैंने मोस्टली सारे आंसर यहाँ पे दे दिए, और बाकी मैं अभी आपको एक्सेल पे समझाऊंगा। एक्सेल पे पूरा डिटेल्ड में मैंने आप लोगों के लिए लार्ज कैप के 3 फंड्स को अभी टेस्टिंग में डालूंगा। यहाँ पे पूरा डेटा में उसी पूरे डेटा पे मैं यहाँ पे ब्रेकअप करके डालूंगा, और यहाँ पे सिनेरियोज दिखाऊंगा, 2 सिनेरियो की। एक जब आप फंड में स्टार्टिंग में, जब फंड स्टार्ट हुआ था तब से आपने एसआईपी चल रही है आपकी, और तब आपका एक्सायरा रिटर्न क्या होगा, और आप पीरियडिकली प्रॉफिट बुक कर रहे हो कब? जब मार्केट का पीई 23 को क्रॉस करता है तब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, लेकिन अपने एसआईपी को कंटिन्यू रख रहे हो। हम इसको सिंपल
यहाँ पे हम अपने एसआईपी को नहीं रोक रहे, मैं प्लेन ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रख रहे हो लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। मेन जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है या मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है कि पीरियडिकली प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो आपके रिटर्न्स में, एक्सायर रिटर्न्स में बहुत डिफरेंस होगा, मेजरली डिफरेंस होगा, वो आप खुद देखोगे एक्सेल पे। ये बेसिकली जो मैं आपको अभी आगे एक्सेल पे बताने वाला हूं, ये कोई भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी दूसरी वीडियो में नहीं बताएगा, इसलिए इस वीडियो को और एंड तक जरूर देखें, वो पूरा एक्सेल का जो कैलकुलेशन है वो जरूर देखें। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक्सेल पे मैं आप लोगों के सामने वो सिनेरियो रखता हूं उन 3 फंड्स का जो मैंने आप लोगों के लिए सजेस्ट करा है। ये 3 फंड्स बेसिकली टॉप फंड्स है लार्ज कैप कैटेगरी के। उन तीनों फंड्स को हम टेस्टिंग में डालेंगे, रियल लाइफ टेस्टिंग में डालेंगे, उनकी एनएबीज के बेसिस पर डालेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करके दोनों के डिफरेंसेस दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं एक्सेल की तरफ। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको अभी एक्सेल पे समझाऊंगा, तो पहले देख लेते डेटा जो पुराना, ये सब उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी थी और पहली बार देख रहे हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे दिखाया था आपको कि 2005 से अगर आप एसआईपी कर रहे होते और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे होते, कंटिन्यूसली आपकी एसआईपी चल रही होती, तो लगभग 7-7.5% का रिटर्न जनरेट करते। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, पीरियडिकली प्रॉफिट बुक कर रहे हो, कब प्रॉफिट बुक कर रहे हो? जब आपका मार्केट पीई 23 से ऊपर है, 23 से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, अपनी एसआईपी, अपना जो भी पैसा है उसे निकाल लिया है। और चाहे तो आप एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हो, चाहे अपने एसआईपी को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हो, दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन देखो मुझे यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से समझाना है, सिंपल तरीके से करना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों के पहुंचे। मेरा मेन कॉन्सेप्ट है जो मैं मेन हाईलाइट करना चाहता हूँ वो यही है कि प्रॉफिट बुक करो, पीरियडिकली प्रॉफिट बुक करो। जब भी मार्केट पी आपका 23 से ऊपर क्रॉस करता है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो मेन जरूरी है। उसके बाद चाहे आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू भी रखनी है चलेगा, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में एसआईपी लगा रहे हो तो ठीक है, नंबर ऑफ फंड ज्यादा खरीदोगे। लेकिन जो मेन एजेंडा है वो यही है कि जब भी मार्केट का पीई रेशो ऊपर पहुंचता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो ये भी सिनेरियो मैंने आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि पहले मैंने जब सिनेरियो रखा था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि आप कंटिन्यूसली एसआईपी चला रहे हो लेकिन जब भी मार्केट पीई ऊपर पहुंचता है तो आप प्रॉफिट बुक करते हो और कुछ समय के लिए एसआईपी को रोक देते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी कंसिस्टेंटली आप अपने एसआईपी को चला रहे हो, तो देख लेना तो भी आपको रिटर्न्स कितना डिफरेंस दिखेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म टेनोर की बात करें 2005 से लेकर 2020 तक की, तो 7-7.5% का निफ्टी 50 टीआरआई का जो डेटा देखा जाए तो रिटर्न्स एक्सायर रिटर्न आया। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो प्रॉफिट बुकिंग की बेसिस पे मैंने देखो यहाँ पे रिटर्न्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं, आप खुद देखेंगे, दैट इज दी 52%। मतलब अगर आप पीरियडिकली प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो एक्सायर CAGR रिटर्न्स यू विल बी अर्निंग 52.709%, इवन इट इज मोर देन 50% गाइस। मतलब अगर आपने अपने एसआईपी को कंटिन्यू भी रख रहे हो और प्रॉफिट बुक कर रहे हो जब पी रेशो 23 से ऊपर है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, मैं यहाँ पे लार्ज कैप फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 टीआरआई को कंपैरिजन कर रहा हूं। निफ्टी 50 टीआरआई जिसमें डिविडेंड भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसको टीआरआई कंसीडर किया जाता है। आज की डेट में जितने भी म्यूचुअल फंड्स है वो टीआरआई डेटा को कंसीडर करते हैं। निफ्टी 50 और निफ्टी 50 टीआरआई में डिफरेंस ये है, निफ्टी 50 में आपका डिविडेंड नहीं होता, निफ्टी 50 टीआरआई में डिविडेंड का कैलकुलेशन होता है। तो ये 52.70% रिटर्न आया है XIRR। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 3 रियल लाइफ फंड एग्जांपल आप लोगों को इसी स्ट्रैटेजी में डाल के दिखाऊंगा और उसका इंपैक्ट आपको दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 फंड आप लोगों के लिए चूज करे। पहला है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड है क्योंकि मैं लार्ज कैप की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको। तो देखिए अगर आप नॉर्मल 5,000 रुपए फंड स्टार्ट हुआ था आपका लगभग 2008 में, ये फंड आपकी जो पहली थी इसकी मई 2008 के आसपास ये फंड स्टार्ट हुआ था, 26 मई 2008 के आसपास। मैंने यहाँ पे तब से एसआईपी करी और मैं अगर इस फंड की एसआईपी में कंटिन्यू रखता बिना रोके लॉन्ग टर्म, तो मेरी जो फाइनल वैल्यू निकल के आती वो लगभग निकल के आती 13,39,149। इसका जो XIRR रिटर्न निकल के आता वो निकल के आता 9.39%। मतलब लगभग 2008 की बात करें, 2008 से लेकर अभी तक की बात करें तो लगभग 12 साल में जो मेरा XIRR रिटर्न कमाए है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में वो 9.39 कमाए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जैसा मैं बता रहा हूं आपको प्रॉफिट बुक करते हो आप पीरियडिकली मार्केट पी रेशोस के बेसिस पे, जो कि ट्रैक करना बड़ा मुश्किल नहीं है। काफी लोगों को लग रहा है कि ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, नहीं है मुश्किल। आप गूगल पे टाइप करोगे हर 2-3 साल में एक बार तो ट्रैक कर सकते हो यार, आपका पैसा है, आप नहीं ट्रैक करोगे तो कौन करेगा। फंड मैनेजर के ऊपर सारी जिम्मेदारी मत छोड़िए। अब देखिए मैंने अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर आप पीरियडिकली प्रॉफिट बुक कर रहे हो, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट करा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, निकल गया यहाँ से, लेकिन अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखा। जब अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो उससे आपकी एसआईपी रुकती नहीं है।
आपकी एसआईपी कंटिन्यू रहती है, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, अपने पैसे को विड्रॉ कभी भी कर सकते हो। जितना भी पैसा आपने लगाया वो पैसा विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन आपके एसआईपी कंटिन्यू रहने दीजिए। मान लीजिए मैं सिंपल सिनेरियो रख रहा हूं आपको, तो देखिए फिर भी आप देखो मैंने यहाँ पे सारे वही इंस्टेंसेस जहां पे भी निफ्टी का 50 का पीई रेशो 23 से ऊपर था, मैंने वहां प्रॉफिट बुक करा है। जब 24 था तब बुक करा, जब 29 था तब बुक करा मैंने। उस सिनेरियोस में देखिए आपके एग्जायर रिटर्न इस फंड के है 29.00, जहां आप 9.39% कमा रहे थे। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते तो यू वुड बी अर्निंग 29% एग्जायर रिटर्न। यहां देखो मैंने एसआईपी भी नहीं रोकी, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट बुक करा। अगर आप एसआईपी रोकते तो ये रिटर्न ज्यादा होते, लेकिन चलो फिर भी हम सिंपल रखते हैं। अगर आप प्रॉफिट भी बुक करते हो पीरियडिकली पीई रेशियोज के बेसिस पर, तो यू वुड बी अर्निंग एग्जायर रिटर्न 29.009%। अगर आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं बिना प्रॉफिट बुक करे तो सिर्फ आप 9% कमाते, तो 20% का डिफरेंस है गाइस। अगर आपका एग्जिट लोड भी लग गया कुछ एसआईपी पे, फिर भी आप फायदे में ही रहोगे, फिर भी आप लगभग 27-28% तो फिर भी कमाओगे। टैक्सेस भी लग गया, चलो मान लीजिए, वैसे तो टैक्सेस नहीं लगेगा क्योंकि जब आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आपका 1 लाख से ऊपर जो भी एक्सेस अमाउंट है उस पर टैक्स लगता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखो वहां पे अगर यहाँ पे 13 लाख है, मान लीजिए अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो 7-8 लाख रुपए पे टैक्स लगता। यहाँ पे आपने क्योंकि टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हो, जो कि एक स्ट्रेटेजी है टैक्स को बचाने का, तो आप 29% रिटर्न कर रहे हो। ये आईसीसी ब्लू चिप की बात है। अब देखो दूसरे फंड की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे सारे फंड लिए हैं जो टॉप फंड्स है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हम एक्सिस ब्लू चिप की। एक्सिस ब्लू चिप में भी मैंने सेम फंड के इंसेप्शन से निवेश करा, मतलब फंड स्टार्ट हुआ था 2010 में। सब मोस्टली जितने भी लार्ज के फंड्स हैं अच्छे, वो 2008 के बाद स्टार्ट हुए थे। तो ये 2010 में फंड स्टार्ट हुआ था। मैंने इस फंड की 5,000 रुपये महीने की एसआईपी कंटिन्यू करी बिना प्रॉफिट बुकिंग करे, तो मेरे को रिटर्न मिला 9.66% रिटर्न इस फंड के साथ में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सिनेरियो कि अगर आप वही सेम टेन्योर पे, सेम जब एसईसी के सिनेरियो जैसा सेम उस समय आप प्रॉफिट बुक करते, तो देखिए अब आपके सामने मैं रिटर्न दिखाता हूं कि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते पीरियडिकली पी रेशियोज के बेसिस पे, तो आपके एग्जायर रिटर्न निकल के आते 17.819। है ना अमेजिंग? मतलब खुद देख सकते हो आप कि लगभग डबल रिटर्न कमा रहे हो। और यहाँ सिनेरियो में आईसीसी में तो आपने 20% रिटर्न एक्स्ट्रा कमाए हैं। चलिए अब ये रही एक्सिस ब्लू चिप की बात। अब एक और फंड की बात करता हूँ, वो भी बहुत पॉपुलर फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का। अब देखिए आप लोगों के सामने मैंने रखा है ये एसबीआई ब्लू चिप। एसबीआई ब्लू चिप काफी पुराना फंड है, 2005 में स्टार्ट हुआ था। मैंने फंड के 2005 से एसआईपी कंटिन्यू रखी, बिना रोके टोके कंटिन्यूसली करी एसआईपी, बिना प्रॉफिट बुकिंग करे। तो देखिए यहाँ पे एग्जायर रिटर्न निकल के आते हैं आपके लगभग 8.58%। अगर मैं इस फंड में बिना रुके टुके एसआईपी कंटिन्यू करता, बिना प्रॉफिट बुकिंग करे, तो मेरा एग्जायर रिटर्न 2005 से अभी तक की बात, लगभग 15 साल में सिर्फ मैंने 8.58% का एग्जायर रिटर्न कमाया है एसबीआई ब्लू चिप फंड में। लेकिन अब मैंने जैसे आपको प्रॉफिट स्ट्रैटेजी बताई, मैंने जैसे आपको स्ट्रैटेजी समझाई है कि भैया आपको पीरियडिकली प्रॉफिट बुक करना है। अगर यहाँ पे भी आप सेम उसी इंस्टेंसेस में, मैंने सेम इंस्टेंसेस रखे हैं जहाँ आईसीसी, एक्सिस और एसबीआई के तीनों इंस्टेंसेस, जहां आप तीनों में, इवन निफ्टी में जहां प्रॉफिट बुक कर रहे हो, सारे सेम इंस्टेंसेस पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देख सकते हो आप, मैं यहाँ दिखाता हूँ, सेम इंस्टेंसेस पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, सेम निफ्टी में भी, इवन आईसीसी में भी सेम इंस्टेंसेस पे, सेम ड्यूरेशन, क्योंकि आईसीसी पुराना फंड नहीं है तो वहां नहीं निकला, तो सेम इंस्टेंसेस पे आप देख सकते हो। यहाँ पे भी सेम इंस्टेंसेस पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ मैं, एक्सिस में भी, आईसीसी में भी, सब कुछ सेम इंस्टेंसेस पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जब मैं सेम प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो देखिए रिटर्न्स में डिफरेंस कितना है। आपका एग्जायर निकल के आता 40.5058%। तो गाइस मेरा समझाने का मोटिव यही था, चाहे को अपने एसआईपी कंटिन्यू रखने कंटिन्यू रखिए, लेकिन एसआईपी करो और भूल जाओ वाला कॉन्सेप्ट अगर आप अपनाओगे ना, जैसा बताया जाता है, तो सच में बता रहा हूँ आप रिटर्न्स भी भूल जाइए। इसलिए पीरियडिकली प्रॉफिट बुक करना तो बहुत ज़रूरी है। जितना निवेश करना जरूरी है, लॉन्ग टर्म जरूरी है इक्विटी में, उससे कई गुना ज़्यादा जरूरी है कि प्रॉफिट बुक करना, बेसिकली पीरियडिकली प्रॉफिट बुक करना। देखो गाइस, मैं लास्ट में आपको जाते जाते एक बहुत ज़रूरी एक फैक्ट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। हालांकि इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों है, प्रॉफिट बुक करके आप ज़्यादा पैसा क्यों कमा रहे हो। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है कि इस दुनिया में ना, इस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में सबसे जो ज़्यादा मजबूर इंसान है ना, वो है फंड मैनेजर। अब बोलोगे कैसे,
तो देखो मैं बताता हूँ कैसे। फंड मैनेजर जब जितने भी इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स को मैंडेट है, दे हैव अ मैंडेट, दे हैव टू कीप देयर फंड्स, देयर एसेट्स 65% इन इक्विटी इन व्हाटएवर द मार्केट कंडीशन। यानी मार्केट का कुछ भी कंडीशन हो, चाहे वैल्यूएशन मार्केट का कैसा भी हो, इक्विटी का वैल्यूएशन हाई हो, लेकिन फंड मैनेजर को मजबूरन 65% पैसा इक्विटी में ही रखना पड़ेगा। वो आपके पैसे को ना डेट में कन्वर्ट कर सकता, ना म्यूचुअल फंड्स आपके हैजिंग कर सकते, ना म्यूचुअल फंड आपके इंट्राडे सेलिंग कर सकती, ना म्यूचुअल फंड आपके कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ले सकते। तो ये बहुत रेस्ट्रिक्शन है। इसके साथ में ही म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी एएमसीज या फंड मैनेजर्स ना 5% से ज़्यादा एलोकेशन किसी कंपनी में नहीं रख सकते, ना किसी सेक्टर में 20% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं बढ़ा सकते। रेशो आगे पीछे होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द 5% 20% वाला, लेकिन ये हाँ रेस्ट्रिक्शंस है, सेक्टर वाइज रेस्ट्रिक्शंस है, कंपनी वाइज रेस्ट्रिक्शंस है। तो इस सारी रेस्ट्रिक्शंस के बाद बेसिकली फंड मैनेजर आपको 9% 10% रिटर्न्स कमा के देता है। लेकिन इसीलिए इसलिए आप फंड मैनेजर के ऊपर, उसके कंधों पर उसको जिम्मेदारी अगर थोप रहे हो सारी की सारी की वही हैंडल करे, तो आप आई थिंक हो सकता है गलती कर रहे हो। बिकॉज अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हो और पीरियडिकली आप खुद स्टैंड लेके प्रॉफिट बुक करते हो, तो आप ज़्यादा अर्न करोगे, और उसका प्रूफ मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो इसलिए फंड मैनेजर के पास अपनी मजबूरी है, वो आपके प्रॉफिट, आपकी म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी के, म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को बहुत ही कुछ हद तक आपके पोर्टफोलियो को छेड़ सकता है, उससे इक्विटी टू डेट मूव कर सकता है। बहुत ही कम रेशो होता है वो, और उसके साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शंस के बेसिस पर फंड मैनेजर आपको क्या लगता है, जब अभी ये 2020 में जनवरी में जब मार्केट का वैल्यूएशन 29 था, क्या फंड मैनेजर को नहीं पता था कि मार्केट का इक्विटी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ से टूट सकता है? ऑल दीज पीपल नो, उनको पता है ऐसा ही होगा, इक्विटी में रिस्क है, लेकिन फिर भी मजबूरन उनको इक्विटी में रखना पड़ता है 65%, ताकि इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट मिले। सेबी का लो है, सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उनको 65% रखना पड़ेगा, ये मजबूरी है उनकी। तो इसलिए ये मजबूरी उनकी है, लेकिन आपकी नहीं है, क्योंकि पैसा तो आपका है। तो इसलिए आप खुद स्टेप फॉरवर्ड लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, और ऐसा जैसे मैंने आप लोगों के सामने रखा, पैसा कमाइए। तो फिर आज के लिए इतना ही था। आई एम श्योर कि मैंने काफ़ी लोगों तक आपकी काफ़ी लोगों की हेल्प कर दी होगी, सवालों के जवाब दे दिए होंगे, समझ में आ गया होगा। फिर भी मन में कोई सवाल है तो मैं आपके कमेंट्स पे आंसर करूंगा, कमेंट्स कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, डिटेल समझ में आया है, और जैसे मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल रखा है अच्छी लगी है, तो वीडियो पे लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो पे मेरा 700 लाइक्स का टारगेट है। हर बार की तरह आप मेरा टारगेट अचीव कर देते हो, इस बार भी मेरा टारगेट अचीव करने में मदद करना प्लीज़। 700 लाइक्स का टारगेट है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल के पास जहाँ भी पहुँचाना चाहते हो शेयर के जरूर कीजिए। इससे लास्ट वाली वीडियो का भी लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उन लोगों के लिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो भी वहाँ जाके देख सकते हैं, और वो वीडियो भी शेयर कर सकते हो आप। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था, और गाइस मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो पे काम कर रहा हूँ। बिलीव मी गाइस, मैं कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूँ आने वाले वीक में कि आपको ब्रोकर्स के साथ, बैंक्स के साथ, एजेंट्स के साथ कभी म्यूचुअल फंड्स निवेश नहीं करना चाहिए, सिर्फ ऐप के थ्रू निवेश करना चाहिए। इसका सॉलिड रीजन प्रूफ के साथ एक्सेल में पूरा कैलकुलेट करके एक पीरियडिकली मैंने बैक टेस्टिंग करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, वो तैयारी कर चल रही है वीडियो पे। आप बिलीव नहीं करोगे, यू वुड बी पेइंग एटलीस्ट 25 से 30% आपके पोर्टफोलियो का पैसा आप अपनी एएमसी बैंक्स को, एजेंट्स को, और ये बेसिकली ब्रोकर्स को पे कर देते हो। हालांकि मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को एक बेसिक बताया कि क्या होने वाला है आगे आने वाली वीडियोस में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तब देखना। उस वीडियो पे काम चल रहा है, हालांकि वो 1-2 इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, और बीच में हो सकता है दूसरी वीडियो भी आए, लेकिन हाँ वो वीडियो जरूर आएगी। इस पर वीडियो पे काम हो गया है। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था, और वीडियो पसंद आई है तो मैं फिर बताता हूँ आपको कि वीडियो पे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।